जाइए। अभी आधे ताली बज रही है और पीछे के लोग ताली ना बजावत हैं, देखा थी। और जोरदार बजाइए एक बार, जोरदार ताली बजा करके आचार्य जी का इधरों बजावे के बाद सबके ताली बजावे के बाद तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी आप अपना उचित स्थान लेके आप बैठ जाइए। पूर्व से आयोजित आप हम सेवा समिति के द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन कहे विजय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रामपुर कला गांव में उपस्थित हमारे सम्मानित युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मंच में विराजमान सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, हमारे सामने बैठे आप हम सेवा समिति, जिसमें लंबे समय से आमंत्रित किया जा रहा था कि भैया आपको आना है, और एक बार रात्रि के समय में हमारी बैठक भी हुई थी, लेकिन कोरोना काल आ जाने की वजह से हम और आप सेवा समिति में हम नहीं पहुंच पाए। और उसके बाद कोरोना काल खत्म हुआ, मैं भी इच्छा रख ही रहा था कि एक बार भेंट खाली हो जाए। एक दिन भेंट हुआ राजा के बीच में, तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी समिति के साथियों को, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, जो लोग भी हैं, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उससे ज्यादा धन्यवाद मैं देता हूं अविनाश जी को। ये कलकत्ता गए थे, 4 दिन पहले हमारी बात हुई, सही कहे भैया हम कलकत्ता आए, हम क्यों वहाँ का, तो बताए कि काम से आए हैं हमके कार्यक्रम, कहें कलकत्ता से हम कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे। हमको बहुत सही, आप पहुंचे, हम भी समय से ही पहुंच जाएंगे। साथियों, आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पूर्व के तमाम वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा, बखूबी रखने का प्रयास लोगों ने किया। मेरा एक छोटा सा आपसे प्रश्न होगा, क्योंकि ये भाषण का क्रम 18 साल से चल रहा है। इस गांव में एक बार नहीं, हमको लगता है कई बार मैं आ चुका हूं, और अंतिम बार जब मैं आया था तो 1700 रुपया लेके भी गया था यहाँ से। 1700 रुपया कहाँ लिया था? उसी पीपल के पेड़ के नीचे और तालाब के किनारे मैंने गाड़ी किया था, 2 ट्रैक्टर, एक टेम्पू मैंने किया था रैली में जाने के लिए, और आपने 1700 रुपया दिया था। और उसी दिन आपने पता नहीं क्या खिलाया भी था हमको, और खा के फिर दूसरे कार्यक्रम में गया था। ये गांव पहले से ही अपने आप में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात आकर के यहाँ समाप्त होती है कि आज इस मंच के माध्यम से हमको आपको कुछ चीजें नई जानने की आवश्यकता है कि आखिर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के समर्थन में आप और हम सेवा समिति क्यों खड़ी हो गई। इनके जैसे तमाम लोग, चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, हर कोई इस बात को कहते हुए पाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर आशा की किरण अगर कोई दिख रहा है तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर दिख रहा है, जो भारतीय संविधान को स्थापित करने का प्रयास है। मेरे यहाँ कल फोन गया था गोलू राजभर का। कहाँ है गोलू राजभर? गोलू राजभर कहाँ हुआ? कल गोलू राजभर का फोन गया था कि भैया कार्यक्रम में आपको आना है क्या? हमके एकदम आना है। हमको कहे हम लोग भी आना चाहते हैं। हमके कहाँ से बोल रहे हैं? कहे रामपुर कला से। हमके 12 से वही हमारे हैं। और गोलू राजभर जी कार्यक्रम में आए, सभी लोग आए हैं। बड़ी लंबी सूची है, 27 लोगों की सूची है। और इन 2700 लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जिनका भी नाम राष्ट्रीय स्वयं सेना के कमांडर के तौर पर, सैनिक के तौर पर आया है, गोलू राजभर ये हुआ खड़ा हुआ, कहा इतना पीछे रहा था, तू आगे आओ मर्दे, है नहीं आओ। चलिए भैया, विधानसभा जिला अध्यक्ष जी, आप कृपया गोलू राजभर जी का माला पहना करके आप स्वागत करिए। मैं देख रहा हूँ। पहले गोलू का माला पहना कर स्वागत करिए, फिर मैं सबको बुलाता हूँ। मैं अपने बात की शुरुआत करूंगा, लेकिन उसके पहले हमारे कमांडर और सैनिक साथी हैं, मैं उन सभी लोगों को बुलाऊंगा। हमारे बीच में धर्मदेव राजभर जी, धर्मदेव राजभर जी कृपया आप सामने आइए। पवन राजभर सामने आइए। पवन राजभर मंच के सामने आइए। अंकित राजभर, कमलेश राजभर, संतोष राजभर, धन्नू राजभर, राजनाथ राजभर, अजय राजभर, विजय राजभर, राजकुमार राजभर, विशाल राजभर जी, अजय राजभर, अतीश राजभर, मंटू राजभर, विक्की ठाकुर, जितेंद्र गौर, चंदन राजभर,
उमापति जी माला पहनाइए आप सभी लोगों को। जितेंद्र गौड़, चंदन राजभर, राजेश राजभर, संदीप गौड़, चुन्नू गौड़, छठू राजभर, करण गौड़, अनीश ठाकुर, विशाल शर्मा, प्रभु राजभर, अनुज राजभर, सुमंत राजभर, ये हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेना के कमांडर और सैनिक साथी हैं। हम चाहेंगे इनके नाम पर आप लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए, जोरदार ताली बजा कर स्वागत करिए। और इनका उधर भी माला पहनाए। जो लोग जिनका नाम मैंने बोला है अगर यहाँ पर है तो आप सभी लोग कृपया सामने आइए। देखिए कहावत है भोजपुरी में, बनारस में लोग कह देते हैं कि जे कैले शर्म होकर फूट कर कुल करम, ये बनारस में कहते हैं। और आज महापरिवर्तन का दौर चल रहा है। अगर अब चूक हो गई तो मैं कह रहा हूं जीवन में कोई भी विकास के रास्ते पर नहीं लेके जा सकता। अगर अब चूक हो गई तो पूरे जीवन में कोई भी व्यक्ति इस दौर में नहीं आने वाला है जो इस बात को कह सके कि ऐ जनता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ खड़े। जोरदार ताली बजा करके बच्चों का स्वागत करिए। हमारे पासवान जी लोग उपस्थित हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं एक नाम से। यहाँ पर राजकुमार बाघ को कितने लोग जानते हैं? राजकुमार बाघ को कितने लोग जानते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। जानते हैं राजकुमार बाघ कहाँ है? कहाँ है? बलिया जेल में। पूरे उत्तर प्रदेश के जेल का इतिहास मैं बताता हूं। 2011 से हम लोग देख रहे हैं। 2011, 2012, 2013 3 साल के अथक प्रयास के बाद राजकुमार बाघ को जेल से निकाल करके सिकंदरपुर में हम लोग लगाने का प्रयास किए। ये व्यक्ति मरने के बाद भी जेल में है। मैं आपको बताता हूं पूरे देश के जेल के इतिहास में, पूरे देश में अगर मरने के बाद भी किसी के ऊपर आज भी 302 का मुकदमा चल रहा है तो राजकुमार बाघ के ऊपर चल रहा है, जिसको आज भी बलिया जेल के अंदर उसी प्रकार से 4 कटघरे में खड़ा करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है कि राजकुमार बाघ। कौन थे राजकुमार बाघ? पासवान समाज से आते थे। हम लोगों ने संकल्प लिया था कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर उनके पैरों में चक्री हुई बेड़ियों को तोड़ूंगा और राजकुमार बाघ को जेल से निकाल करके चौराहे पर खड़ा करने का प्रयास करूंगा ताकि पासवान समाज भी देखे कि यही राजकुमार बाघ। गूगल पे डाल लीजिए, फोटो नहीं मिलेगा। डाल दीजिए गूगल पर, फोटो नहीं मिलेगा। अपराध क्या था राजकुमार बाघ का? अपराध कोई नहीं था। अपराध बस यह था कि सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने लड़ने का प्रयास किया था तो राजकुमार बाघ ने किया था। उसके बाद की क्रांति चालू हुई। भूल गए लोग राजकुमार बाघ। अभी कुछ दिन पहले भारतीय झूठ पार्टी वाले बड़े नारा लगाए थे सब, मैं भी चौकीदार। क्या लगाए थे? मैं भी चौकीदार। पूरे जेल नहीं, पूरे थाने का इतिहास बता रहा हूं। पूरे उत्तर प्रदेश के थाने को छान मारिए, आप जब उसको देखेंगे कहता तो उसमें चौकीदार कोई राजभर नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई बिंद नहीं, कोई पाल नहीं, कोई प्रजापति नहीं। अगर उस थाने का चौकीदार कोई था तो उसका नाम पासवान समाज था। पासवान समाज का बेटा चौकीदार था। मतलब उस थाने के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों को सुरक्षा का कार्य अगर रात्रि के समय कोई देता था तो उसका नाम पासवान समाज था। कम से कम एक पद पर थे। और आज इतना विकास हुआ, इतना चाप का विकास हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम थानों पर से पासवान भाई जो चौकीदारी का कार्य करता था उसको भी निकाल के बाहर कर दिया गया कि तुम चौकीदार नहीं, तुम चोर हो, इसलिए हम तुमको थाने में रहने का इजाजत नहीं। साथियों, सबसे बड़ी समस्या इस बात की, ये मैं भी चौकीदार वाली बात कहां से आ गई? ये मैं भी चौकीदार, जिस दिन आपकी चौकीदारी छीनी गई थी उसी दिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे पहले सभी लोगों को नस्ते नाबूद किया हो। अब इनकी चौकीदारी छोड़ करके पासवान समाज को भी नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। और जैसे ही रामविलास पासवान की मृत्यु हुई, अब साथियों पासवान समाज का माई बाप कोई धरती पर रहने वाला नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, रामविलास पासवान जी जब तक जिंदा रहे तब तक पासवान समाज के नाम को लेकर के चला जाता था कि भारत की केंद्र की सरकार में एक पासवान समाज का बेटा है, वो कुछ करे चाहे मत करे, लेकिन उनके
मरने के बाद जिस प्रकार से दूध में मक्खी गिर जाती है, उसी प्रकार से चिराग पासवान को निकाल करके झटक दिया गया कि जाओ पासवान, तुम्हारी आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो टाइटल था मैं भी चौकीदार, उसका मैंने प्रयोग कर लिया है। अब बिहार में पासवान वोटर की आवश्यकता नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है। आज साथियों, पासवान समाज में मैं कह रहा हूँ, अनगिनत पढ़े लिखे लड़के हैं, अनगिनत पढ़े लिखे लड़के हैं, कोई भी एजुकेशन में कम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पूरे बलिया जनपद के किसी थाने पर देख लिया जाए, एक भी पासवान समाज का दरोगा आपको पूरे बलिया में मिलने वाला नहीं। आखिर पूर्व के नेताओं ने क्या कहा? पूर्व के नेताओं ने इसी बात की चर्चा किया कि पासवान समाज का विकास कैसे होगा। आज आप हम सेवा समिति का उद्देश्य यही है, समाज के ऊपर आने वाले आफत विपद या समाज को सही दिशा में ले जाने का कार्य, सही दिशा में ले जाने का जो मार्ग प्रशस्त होगा, उसको हम जैसे पासवान समाज के युवा करने का प्रयास करेंगे। और उसी को लेकर के आप हम युवा समिति के द्वारा, आप हम सेवा समिति के द्वारा आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथियों, एक बात और मेरी मान लीजिए, जब हम लोग परेशान थे, जब समाज की चिंता हम लोगों के सर पर थी, तो उस दौरान उत्तर प्रदेश में 164 संगठन चलाए जाते थे और 164 संगठन 4 साल 7 महीना 13 दिन खूब चाप के चलता था। जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होती थी, ये समस्त संगठन के लोग बिक जाते थे, जाकर के पार्टियों की जी हुजूरी करने का कार्य किया करते थे। साथियों, कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आज हमारा युवा समाज जग रहा है, क्योंकि कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चल देता है। आपका जमाना है, आपका समाज, हमारे युवा भाई तैयार हुए हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ, पीछे आगे नहीं, साथ रह कर लड़ाई लड़ा जाए। जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर ने पूरे देश में संदेश दिया है, उसी प्रकार से दिनेश पासवान को हम लोग प्रोजेक्ट किए हुए हैं। दिनेश पासवान के नेतृत्व में निकल पड़िए और निकल करके सामने खड़ा हो जाइए। देखते हैं कैसे अधिकार नहीं मिलता है। अगर इस देश में हमारे है तो हमारों के हिस्सा मिले के कितने लोग चाहते हैं कि हमारा आपका हिस्सा मिले? जरा हाथ उठाइए। सभी लोग चाहते हैं हिस्सा मिले। हिस्सा किस बात की है? हिस्सा इस बात की है, जैसा कि सुनील भाई ने थोड़ी सी चर्चा किया। आज आवश्यकता इस बात की है, भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो देने का प्रयास किया, उन्होंने फंडामेंटल राइट देने का प्रयास किया कि इस देश में रहने वाले जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए उनका मूलभूत अधिकार होगा कि उनको जीवन यापन करने के लिए, इस धरती पर विचरण करने के लिए उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आज हम और आप खूब चाप के पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आरक्षण का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। आरक्षण 27% के बाद 23%, उसके बाद भी कोई मतलब नहीं निकल पा रहा है। इसी चीज को लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आरक्षण तो हमको 1952 से मिल रहा है, उसके 1992 से मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आखिर समाज के बच्चे क्यों आगे नहीं जा पा रहे हैं? इसीलिए साथियों, हम लोगों ने कहा कि जब तक आरक्षण में डिवाइडेशन नहीं होगा, उसका वर्गीकरण नहीं होगा, तब तक पासवान समाज, चाहे बिंद समाज, चाहे केवट समाज, चाहे पाल हो, चौहान हो, कुशवाहा हो, यादव हो, चाहे किसी जाति के हो, इन लोगों को अधिकार मिलने वाला नहीं है। इसीलिए साथियों, सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को हम सभी लोग पूरे दमखम के साथ उसको लागू कराने का प्रयास कर रहे हैं। आज आवश्यकता किस बात की? हमारे समाज को लोग कहते थे कि ये राजभर समाज दारू पीने वाला समाज है, ये राजभर समाज रात को चोरी करने वाला समाज है, ये राजभर समाज ताल में जाके मछली मारने वाला समाज है। आज वही कहने वाले लोग इस बात को चट्टी और चौराहे पर कहते हुए पाए जा रहे हैं कि ये भरवा नहीं, ये राजभर समाज है, जो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज है, ये कहते हुए पाया जा रहा है। इसलिए जितने भी विचलित लोग हैं, जो भी वंचित लोग हैं, चाहे किसी जाति धर्म के हों, चाहे किसी समाज के हों, उन सभी लोगों को हम लोग एकत्रित करके इस वर्तमान सरकार को नस्ते नामोद करके अपनी सरकार बना करके हम बराबरी का हिस्सा देना चाहते हैं कि यहाँ अगर तुम्हारी हिस्सेदारी 3% है तो 100 IAS की भर्ती होगी, उसमें 3 पासवान समाज का बेटा IAS रहेगा, उसका सीट कोई नहीं की भागीदारी हम लोग देना चाहते हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा का उद्देश्य आज बहुत खुशी की बात है कि कम से कम अविनाश भाई जैसे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, जिस प्रकार से कहा जाता है जब शांत तालाब में एक कंकड़ का पत्थर मारा जाता है तो उससे जो लहर उठती है, जब तक वो किनारे नहीं लग जाती है तब तक लहर चलती रहती है। उसी प्रकार से आज पासवान भाइयों ने जो कंकड़ शांत में
मैं विश्वास दिला रहा हूँ, क्योंकि ये चीज हम करके दिखा चुके हैं। आपके बलिया के टीडी कॉलेज के मैदान में महादलित सम्मेलन हम लोगों ने करवाया था और महादलित सम्मेलन में पूरा ठिकाना बंटवारी था। उसके बाद ये बलिया जनपद के पासवान लोग जुट करके इस चीज को साबित करने का प्रयास किए कि ओम प्रकाश राठौर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आज उसी का नतीजा है कि हमारे बीच में हाकिम पासवान जैसे लोग जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ते हैं और जीत करके आपके जिले की पंचायत में जाते हैं। रामदहन पासवान जैसे लोग चुनाव लड़ते हैं पार्टी से और चुनाव लड़कर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका नाम रामदहन पासवान, वो जीत करके पासवान समाज का सम्मान बढ़ाने का कार्य करता है। 2012 के चुनाव में विधानसभा जखनिया से सबसे पहला अगर किसी का टिकट दिया गया तो रामदहन पासवान को खड़ा करके बताया गया कि चाहे तुम्हारी भी हिस्सेदारी है, जाकर के लड़ाई लड़ने का प्रयास करो, जीत करके सदन में जाया जाएगा और सदन में जाकर के आवाज लगाया जाएगा। ये देश में पासवान समाज अगर रहता है तो उसका भी अधिकार इसको मिलना चाहिए। साथियों, मैं आज निवेदन करता हूँ आपसे पासवान भाइयों, आने वाले समयों में जब भी राजनीतिक अवसर, राजनीतिक लाभ लेने का आपका मन कर दे तो मैं कह रहा हूँ बिना हेजिटेशन के, बिना हिचकिचाहट के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का दामन थाम लेना। चाहे जहां तक जाना चाहते हो साथियों वहां तक चलो, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। आप हमेशा आगे बढ़ते हो, क्योंकि आज आवश्यकता इसी बात की है। जो वंचित वर्ग के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, आज कुछ लोग अवसर पा जाते हैं और संपूर्ण लोग उससे वंचित रह जाते हैं। कुछ लोग मजबूत हो जाते हैं और संपूर्ण लोग उससे वंचित रह जाते हैं। जब तक संपूर्ण लोग संपूर्ण रूप से जब तक वो सक्षम नहीं होंगे तब तक साथियों पूर्ण विकास का नारा हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कड़ी से कड़ी जोड़ करके हम सभी लोग संगठन को मजबूत करें और संगठन को मजबूत करके हम लोग आगे बढ़ने का संकल्प ले साथियों, तब जाकर के आपकी विचारधारा और हमारी विचारधारा मिल करके एक साथ खड़ी हो सकती है। नहीं तो जिस प्रकार से सामंतवादियों की सोच है डिवाइड एंड रूल, उसी प्रकार से हमको आपको बांटते रहेंगे कि ये तो राजभर है, ये तो बिंद है, ये तो गोण है, ये तो पाल है, ये शर्मा है, ये नाई है, ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये बावन है, ये चमार है, ये पासवान है, ये पाल है। ये तमाम तरह की चीजों में हमको आपको बांट करके और जाति की नारा दे करके हमको आपको बांट देंगे और बांटने के बाद चुनाव आएगा 5 साल बाद, जो भी आएगा 1 साल बाद उसमें लड़ लेंगे, लड़के फिर सरकार बना लेंगे। उसके बाद कहेंगे कि बनत रहल तब बनत रहल, अब ना बनी हमरे तोहरे और रंज रहा चाहे खुशी रहा। अरे पासवान भाई तू अपने घरे हम अपने, इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज साथियों सबसे महत्वपूर्ण है, समाज विकास के रास्ते पर जाएगा तब जब आपका बेटा और बेटी पढ़ेगा तब। इस चीज को करने के लिए माननीय नेताजी ने सदन में आवाज लगाया कि जब तक उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर के MA तक बिना पैसे में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं होगी तब तक गांव के गरीबों के बच्चों में शिक्षा आने वाला नहीं है, वो नौकरी की तरफ जाने वाले नहीं। आज आवश्यकता किस चीज की? अगर देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो सकती है, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो सकती है, 1 नेशन 1 बैंक की बात हो सकती है, एक राष्ट्र एक बैंक की बात हो सकती है, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर यही कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश नहीं देश स्तर पर अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो सकती है तो 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात होनी चाहिए, एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात होनी चाहिए, ताकि गरीब और अमीर का बेटा एक साथ बैठ के पढ़ सके और एक शिक्षा ले सके। इस बात की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर साहब लड़ना चाहते हैं। हमारा किसी जमीन जायदाद का झगड़ा भारतीय जनता पार्टी से नहीं था, हमारी लड़ाई उनसे बस इसी की थी कि हम भी बराबरी पर आना चाहते हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं, हमारे भी बच्चे रोजगार करना चाहते हैं, हमारे भी बच्चे नौकरी करना चाहते हैं, हमारे बच्चियों की भी सुरक्षा होनी चाहिए, हमारे भी लड़के थाने पर आना चाहते हैं, हमारे भी लड़के तहसील पर जाना चाहते हैं, हमारे भी लड़के डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, बाबू, चपरासी सब कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन साथियों सिर्फ चाहते हैं, अवसर मिलता उल्टा नहीं है। इसीलिए माननीय नेताजी ने इस बात को कहने का प्रयास किया कि अगर देश का संविधान इस चीज को कहता है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, तो भारतीय संविधान के अधिकार के तहत, समानता के अधिकार के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहने का प्रयास किया था कि जब तक गांव के सरकारी स्कूल में चाहे किसी का बेटा हो, चाहे IAS का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे चपरासी का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, जब तक गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक वो नहीं पढ़ लेता है तब तक पूरे दुनिया के किसी स्कूल में उसका नाम नहीं लिखा जाना चाहिए। जब तक यह व्यवस्था लागू नहीं होगा तब तक साथियों आपके बच्चे आपके सरकारी स्कूल में अपने छोरा में
रहेंगे साथियों, वो क से कबूतर पढ़ते रहेंगे और अमीर का बेटा अपने बैग में बकायदे लैपटॉप और टैबलेट लेकर के अपने बैग में कॉपी किताब लेकर के कॉन्वेंट में ए फॉर एप्पल क से कंप्यूटर पढ़ता रहेगा और ये गरीब और अमीर की दूरियां बनती रह जाएगी साथियों। इस दूरियों को खत्म करने के लिए ये जो ऊंच नीच की भावना है, ये जो भेदभाव की भावना है, जब तक इसको हम और आप लपट करके इसको शांत नहीं करेंगे, इसको समाप्त नहीं करेंगे, तब तक साथियों विकास का रास्ता खुलने वाला नहीं है। इसलिए इस बात को करने की आवश्यकता है और इस चीज की चर्चा करने की आवश्यकता है, इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। मतलब कि अगर एक बैंक, एक राष्ट्र, एक चुनाव, एक राष्ट्र, तो मैं भी चाहता हूं, पार्टी भी चाहती है कि एक राष्ट्र, एक स्कूल और एक शिक्षा लागू हो, ताकि गरीब के बच्चे भी अच्छी पढ़ाई करके वो आगे बढ़ सके, अपना भविष्य सुधार सके। आज साथियों आवश्यकता इस बात की है, आज हम और आप बैठे हैं यहाँ पर, हर लोग परेशान है, देश की सरकार अपने में मदहोश और मदमस्त है, वो देश के पूंजीपतियों का 68,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया कि नहीं ये दे नहीं सकते हैं, डिफाल्टर लोग हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति ये बनी बैठी है कि आप कटिया लगा करके अगर बिजली जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, एक तो छोटा सा टीवी चला लेते हैं, तो जेई साहब के माध्यम से आप तक बिल चला आता है। आपके यहाँ बिल चला आता है, आप एक बल्ब जला रहे हो और बिल आ रहा 15,000 रुपया। माननीय नेता ओम प्रकाश राजू का झगड़ा यही था, अगर वर्तमान सरकार में गरीबों की वोट के दम पर अगर तमाम लोगों का 68,000 करोड़ रुपया पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में जो घरेलू बिजली का उपयोग होता है, गांव का गरीब रहता है, वो समरसेबल जाने का प्रयास करता है। अब ऐसे गरीबों का भी बिजली का बिल माफ होना चाहिए और जब तक माफ नहीं होगा तब तक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी साथियों। इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता किस बात की? आज तहसील पर जाइए, कहिए वही छोटी सी चीजें जो निरंतर 1952 से चलती चली आ रही है। जब से चुनाव हुआ है, नेता गांव में आते हैं, आकर के एक के बात करते हैं, जैसे सुनील भाई ने कहा तोहर आवास ना बनल का, तो नहीं बबुआ ना बना, तो वो वाली कहावत है, एक छोटा सा बालक को जो शाम को कहानी सुनाया जाता है कि चंदा मामा यारे आवा पारे आवा, चंदा मामा यारे आवा पारे आवा, और नदिया किनारे आवा, और सोने के कटोरवा में दूध भात लहले आवा, और हमारे बबुआ के महुआ में घुटू। कहने का मेरा तात्पर्य है कि चाहे कोई चुनाव हो, नेता आता है आपके बीच में आकर के कहता है का चाची तोहरा आवास नहीं खे बनत का, तो चाची के हाँ बबुआ तो बनत तो नहीं खे, तो कैसे बनी? बस बस दैया पर तू जिता दे ना। अरे अगली बार देखा ना, आवास का चिंता करत हो, अरे तोहार महल बनवा के छोड़ दे। ओकरे बाद गांव में पहुंचना, रास्ता ना बाटे घेटे के पहुंचे नेताजी मीटिंग में अपना का बात है भाई, रास्ता नहीं खे बनत। अच्छा ऐसा बात बा, आज तक ना बनल ना बनल ना, वो चाहे भाजपा के नेता काहे ना हो, जेकर 5 साल सरकार चल चुकल हो, उहे आके कहा था का बताई रास्ता बनबे ना कर। अरे का बताई नेताजी रास्ता तो बनबे ना कर, चला छिड़काउनो बात ना हो, एदैया पारी फिर जितवावा, एदैया पारी फिर जितवावा। अगली बात एकदम पक्का हो के बन जाए। जैसे निरहुआ अच्छे गाना गए रहे, याद हो गनवा होकर निरहुआ अच्छे गाना गए रहे कि गावे गावे बिजली का तार दौड़ाएंगे और जो कोई नहीं किया है वो हम ही करके दिखाएंगे। इसमें भाजपा वाले करत हुआ जेकर नाम हमने रख रहे हैं ना भारतीय झूठ पार्टी। का है नाम? भारतीय झूठ पार्टी। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल करके लोग अपन काम निकालत हुआ। अब पहला हल्ला भला है, भाजपा वाले कहना अरे गरीब भाइयों जाओ सरकार करके जनसेवा केंद्र पे खाता खोलवाओ। अब जनता टूट पड़ल एकदम, लेके आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड पहुंचल बा, मारी मारा होत बा कि पहले हम ओकरे बाद अब कौन दुकानदार बहुत परेशान बागे, नहीं सावत जा सबका खाता खुली और सब तक जीवी पर से पानी गिरत बा कि बस खाता खुलत नहीं कि 15 लाख खैले वाला है, खाता खुलत नहीं कि 15 लाख रहे वाला बा। अब एवं मारी मारा हो जात बा, गाली गलौज हो जात बा, गिरत बा, उठत बा, करात बा, और करते करते खाता खुल जात बा। और खाता खोलवा करके इंतजार होत बा, का मोदी जी कहिया, बस इंतजार करे के बा। 14 बीत गई, 14 बीत गई, फिर जनता पूछो का मोदी जी कहिया, बस 17 आवत, 17 में मिले वाला है। ओकरे बाद 17 बीत गई, फिर ओकरे बाद हल्ला मचल 15 लाख टीवी पर आ गई 15 लाख, अगर 1500 फीट नीचे गड़ल नहीं तो वो निकल जाये सरवा। वो 1500 फीट नीचे गड़ल नहीं तब
जी बाहर। अब बाहर जैसे ही गई सब करे खाता में 15-15 लाख रुपया चली जाई। ओकरे बाद 17 बीत गल। अब जनता टुकुर टुकुर ताकत बस 15 लाख आवे वाला हो, एकदम ध्यान लगे रहा वहीं पर, एकदम ध्यान लगे रहा 15 लाख के देखा थे। अब ओकरे बाद तब तक आगल 19 के चुनाव। फिर जनता पूछले का मोदी जी कहिया, बस 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 समय आगल हो। 15 लाख कहले रही देवे खातिर तो 19 में मिली। 19 का चुनाव बीत गया। तब फिर ओकरे बाद जनता पूछे का मोदी जी कहिया, तो कहने का बताई अब तक चुनाव खत्म हो गए। अब तुम एक काम करो कि बनत रहल तब बनत रहल, अब ना बनी हमरे तो है। अरे रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू जा अपने घरे, हम चली अपने घरे। 15 लाख रुपया मिलल, जोर से बोला 15 लाख रुपया मिला। बिजली फ्री भाई। आज जब बजरिया में दाल लेवे खातिर पहले वहां 65 रुपया किलो दाल मिल जाता है। बड़ा नारा लगे ना अविनाश सब लोग चटक करके एकदम। अब की बार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, तो अब की बार बिना महंगाई वाली सरकार, अब की बार पता नहीं कौन सरकार। और जब अविनाश देना दाल लेवे खातिर 2 साल बाद दाल लेवे खातिर गए अविनाश, तो दुकान वाले को कहा भैया दाल 150 रुपया। अरे अभी तो प्रसंगिया रहे, वो 65 रुपया का हो गया अच्छा दिन। अब ओकरे बाद अविनाश अपन देखा तुम जे बाकी में क्या बताई। और ओकरे पहले मोदी जी का नारा देते रहे कि हम नशा मुक्त भारत बनाएंगे। कहले रहे ना, कहले रहे नशा मुक्त भारत बनाएंगे, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश या देश में कहीं पर भी दारू नहीं बिकेगा। लेकिन जस्ट उल्टे हो गए। पहले वहां दारू का दुकान बड़े बाजार में होता है। पहले वहां दारू का दुकान बड़का बाजार में रहे कि एक बार कोई के पिए को मन करे तो वो सोचे लगे 20 किलोमीटर दूर बाकी जाई दारू लेवे खातिर, वो मन मार के बैठ जाए अपन चाय साथ पी के बना ले। लेकिन मोदी जी भाई ना कहने का बताइए तो बड़ा चालाक लोग हो ना भाई। ये तो कहत हुआ 15 लाख रुपया चाहिए, ये कहत हुआ कि महंगाई खत्म चाहिए, ये कहत हुआ कि थाने पर भ्रष्टाचार ना चाहिए, ये कहत हुआ नौकरी चाहिए, ये कहत हुआ गरीबन के लड़का से कैसे कंप्यूटर चाहिए, ये कहत हुआ हमके रोजगार चाहिए, ये कहत हुआ हमके आवास चाहिए। तो मोदी जी कहना है का दिमाग सही करे के पड़ी। ओकरे बाद आदेश जारी करना, आदेश जारी करना पॉलिटिक चड्ढा के कि चड्ढा इधर आओ। चड्ढा पहुंचता है मोदी जी के यहाँ, कहते हैं यार तुम्हारी दारू की उत्पादन क्षमता कम हो गई है, जनता टूट पी रही है। तो चड्ढा ने कहा कि क्या बताएं प्रधानमंत्री जी, दारू की दुकान जो है बड़े बड़े मार्केट में आपने कह दिया है लगाने के लिए, इसलिए लोग कम पी रहे हैं। थोड़ा सा खाली ऐसा ढील कर दीजिए, वो दारू की दुकान छोटका चट्टी पे आ जाए तो बात बन जाए हमारा। ओकरे बाद मोदी जी कहना तब न है 22,000 करोड़ रुपया, 22,000 करोड़ रुपया एक साल गरीबन के दारू पिया खातिर बनेगा। और 22,000 करोड़ रुपया जब वो ठेकेदार लेता है दारू उत्पादन करने के लिए, और दारू उत्पादन करने के बाद वो टेंडर देता है कि अब बड़का मार्केट में जब दारू का दुकान बा, अब ओकर फ्रेंचाइजी छोटका बाजार में जाए। अब ओकर फ्रेंचाइजी लेने खातिर सब टूट पड़ल वहीं पर कि जल्दी हमके मिल जाए, माल कमाए के हम, और लेकर के लोग छोटका चट्टी पे खोल देंगे। ओकरे बाद अब जेकर चाहते ऊंचाई लगल तब बिक्री कम होत रहे, तब बिक्री कम होत रहे। ओकरे बाद दारू बनावे वाला व्यक्ति कहले से आप बताओ क्या करल जा, बिक्री तो वही भी कम होत है। तो वो कहने कि पैसा घटा था तो 7,000 करोड़ का वो ले लो, 22 और 7 29 हो गए। 29,000 करोड़ रुपया, 29,000 करोड़ रुपया दारू बनाने वाले व्यक्ति को दे दिया गया और कहा गया कि इसका उत्पादन की क्षमता दुगना कर दो, क्योंकि अब दारू की दुकान हमको गांव तक ले जाना है। और साथियों अभी 4 महीना पहले आदेश जारी हुआ है कि जितने भी बड़े बड़े गांव हैं अब हर गांव में दारू का टेंडर दिया जाएगा। जिसको लेना हो दारू का दुकान ले, और खूब चाप के गरीब जब पिएगा तो अपने विकास की बात नहीं करेगा, अपने बच्चों की शिक्षा की बात नहीं करेगा। ये तो समस्या है। इसी बात को लेकर के हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय से कहा कि आपने कहा था कि नशा मुक्त प्रदेश और देश बनाएंगे, तो नशा मुक्त प्रदेश होगा तब जब उत्तर प्रदेश और देश से दारू बंद होगा तब, और जब तक दारू नहीं बंद होगा तब तक साथियों गरीबों का विकास होने वाला नहीं है। इस बात को मैं दावे के साथ कहना चाहता नहीं। और इस जो 22,29,000 करोड़ रुपया है,
आज पूरे बलिया में आप बताइए एक तो ऐसी फैक्ट्री है कि जिसमें जाके 2-4 हजार लड़के काम कर सके, कौन फैक्ट्री बा? जोर से बोला हुआ। अब पंजाब में तो होबे करी, सूरत में हैया हो, गुजरात में हैया हो, दिल्ली में हैया हो, कोलकाता में हैया हो, चेन्नई में हैया बा, दुबई तक मैं चल जाता हूँ। अगर यही उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अगर 29,000 करोड़ रुपया का प्रयोग करके आपके गांव के बगल में अगर छोटे छोटे कुटीर उद्योग को स्थापित करवा दिया जाए तो बताइए नौकरी यही मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? फिर हम लोग मार खाने पंजाब जाएंगे? इस बात को समझने की आवश्यकता है भाई। ये लड़ाई बहुत लंबी है और इसी लड़ाई को लेकर के माननीय नेताजी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। बस थोड़ी सी ताकत आप लगाइए। दावे के साथ कह रहा हूं साथियों, समय परिवर्तनशील है। अगर अंधेरा है तो प्रकाश जरूर आएगा और प्रकाश है तो अंधेरा जरूर छाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, अगर समाज में अंधकार है, अशिक्षा रूपी जागरूकता रूपी अंधकार है तो उसमें प्रकाश जरूर आएगा। और जिस दिन इस देश का युवा समझ जाएगा उस दिन साथियों महाभयंकर परिवर्तन होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर कांग्रेस को हटा करके भारतीय जनता पार्टी आ सकती है, उसी प्रकार से अंधकार को हटा करके प्रकाश जरूर आने वाला है। साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हुए अपनी वाणी को समाप्त करने से पहले दीजिए।